नहीं है उससे रिलेटेड है ना। तो पहले हमने उसको यहाँ तक कंप्लीट किया था, ये जो पोर्शन है आयोनाइजेशन एंथैल्पी वो देखा था। अब हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं इसमें, ऑक्सीडेशन स्टेट, जो हमारा डी ब्लॉक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो ये 3D सीरीज दी हुई है ना। तो इनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है। तो चूंकि हम डी ब्लॉक पढ़ रहे हैं तो इसमें आपको एक चीज पहले से पता होगा, यदि नहीं पता है तो अब जान लो, इसमें काफी वेराइटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलती है। तो वही चीज यहाँ पे ये बताए हैं, वन ऑफ द नोटेबल फीचर्स ऑफ अ ट्रांजिशन एलिमेंट इज द ग्रेट वेराइटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स इट में शो इन इट्स कंपाउंड्स, है ना। तो जो डी ब्लॉक के कंपाउंड्स होते हैं उसमें ये जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वो काफी स्टेट शो करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना। +2 में क्रोमियम, 3 में भी, 4 में भी, 5 में भी, 6 में भी, 2+2 से +7। तो ये इतनी सारी आपको वैरायटी मिल रही है, तो इसका काफी इंपॉर्टेंट रोल है। तो चलिए हम इसको थोड़ा सा देखते हैं। तो पहले थोड़ा सा टेबल को मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या यहाँ पे दिया हुआ है। तो स्कैनेडियम है वो +3 शो करता है, टिटेनियम 2, 3, 4 शो करता है, वेनेडियम +2, +3, +4, 5 शो करता है, क्रोमियम +2 से +6 शो करता है, मैग्नीज +2 से +7 शो करता है, और जो Fe है +2, +3, +4, +5 नहीं करता है, +6 शो करता है। इसी तरीके से कोबाल्ट और निकल +2, +3, +4 शो करते हैं, कॉपर +1, +2, जिंक और +2, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये जो पैराग्राफ आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से यहाँ तक, है ना, ये पूरा पैराग्राफ इसी टेबल पर बेस्ड है। तो कहीं ना कहीं ये टेबल काफी इंपॉर्टेंट है और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसमें से काफी चीजें आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर आपको कुछ डार्क दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है, ये +2, +2, +2 है ना, +3, +4, +5। तो ये क्या है, इनकी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट शो है। तो जैसे कि मान लो टिटेनियम है, इसकी मोस्ट कॉमन क्या है +4। अब स्कैंडियम की बात करें ये तो केवल +3 ही शो करता है, तो यही इसकी मोस्ट कॉमन होगी। टिटेनियम की बात करें तो ये +4 हो जाएगी, वेनेडियम की बात करें तो +5, क्रोमियम +3, +6 में पाया जाता है, और जो मैग्नीशियम है वो तो +2, +4, +6, +7 पाया जाता है, बट मोस्ट कॉमन +2 और +7 है। जैसे बात करो MnO, हम तो क्या +2 है, KMnO4 ये क्या +7 है ना। फिर Fe तो आपको पता है, Fe+2, Fe+3 ये आपको याद है, तो इसी से अंदाजा आप लगा सकते हो 2 और 3 में। कोबाल्ट +2 और +3 में, निकल +2 में, है ना, निकल +4 में कम स्टेबल रहता है, कॉपर +2 में, +1 भी होती है काफी, पर Cu2+ ज्यादा मिलता है आपको, और जिंक +2 में। तो ये क्या है, इनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है। अब बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट फैक्टर कि ये ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे आते हैं, क्या होता है। तो उसके लिए एक चीज जो मैंने आपसे बोली थी कि ये जो है इनके आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पता होना चाहिए, ठीक है। तो स्कैनेडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता था वो क्या होता था, D1 3D1 4s2। टिटेनियम में इसका क्या होता था, 3D2 4s2। वेनेडियम में इसका क्या होता था, 3D3 4s2, है ना। अब ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन का निकल जाना। तो इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो क्या करेगा, +3 शो करेगा, +2 ये शो नहीं करता है। टिटेनियम की बात करें तो 2 ये गए, है ना, 2 यहां से निकालोगे तो क्या होगा, +2 शो करेगा। यदि फिर आप यहां से एक और निकाल दो तो +3 शो करेगा, एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो +4 करेगा, है ना। तो 4 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो +4 करेगा। इसी तरह वेनेडियम में कितने हैं, 5 हैं, जब 2 निकालोगे, है ना, तो +2, फिर एक और निकालो 3, फिर एक और निकालो 4, फिर एक और निकालो 5। इसलिए क्रोमियम की बात करते हैं, उसका क्या होता है, 3D5 4s1। तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकालो, एक यहां से निकालो, है ना, तो कितने टोटल 6 हैं, तो +2, +3, +4, +5, +6 तक। इसी तरह 3D5 4s2 ये किसका है, मैग्नीज का है ना, मैग्नीज का है। तो इसमें कितने 7 है ना, तो ये कितना करेगा, +2, +3, +4, +5, +6, +7। तो एक थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू, ओवर ऑफ व्यू है। बाकी तो ये हमें कंपाउंड नहीं पता चलता है कि कौन किस कंपाउंड में किस ऑक्सीडेशन स्टेट में पाया जाता है। तो अभी तक बहुत सारे ऐसे कंपाउंड है जिसमें +7, +2 में ही मैग्नीज पाया है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, ये मोस्ट कॉमन स्टेट है। और आपने सुना होगा जो क्रोमियम है ना, CrO3 या फिर K2Cr2O7, या तो +6 में होता है या फिर +3 में पाया जाता है। वेनेडियम +5, टिटेनियम +4, तो क्या है, मोस्ट कॉमन इनके ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब जिंक की बात कर लेते हैं। जिंक में क्या है, 3D10 4s2, है ना। तो ये 2 तो इधर से निकल जाते हैं। अब इसको निकालने के लिए काफी एनर्जी वगैरह चाहिए होती है। तो जो मोस्ट क्या एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट पाई जाती है, वो कौन सी होती है, +2। तो आप देख सकते हो जिंक की क्या है, +2 है। अब कॉपर की बात करें तो कॉपर का क्या होता है, 3D10 S1, है ना। तो यहाँ पे आपको पता है कॉपर की जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 होती है, ठीक है। +1 निकालोगे इसमें से तो +1 आ जाती है। तो इस तरीके से अल्टीमेटली चीजें समझ में आ गई हों तो ठीक है, बट समझने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि क्या है, ये इनऑर्गेनिक है। तो आपको ये याद होना चाहिए, कैसे भी करो। मैंने बहुत इनको याद किया था, ठीक है, तभी मेरा काम हुआ था, अदरवाइज इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन छोड़ जाते जेई में, ठीक है। तो आपको ये जो डार्क वाली है वो भी याद होना चाहिए और वेरिएशन भी याद होना चाहिए। भले ही आप इसको ये जो दिया है इसमें कचरा टाइप्स को भले ही ना पढ़ो, बट ये आपको पता होना चाहिए। ये टेबल स्टार है, इस पे बॉक्स बना लीजिएगा, ओके। तो चलिए आपके लिए मैं पढ़ देता हूँ इस
पैराग्राफ को क्या क्या इसमें दिया हुआ है तो फटाक से देख लीजिएगा, इसी का एनालिसिस करके उन्होंने दे रखा है। तो यहाँ पे देखो द एलिमेंट्स विच गिव द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन अकर इन द नियर और मिडिल ऑफ द सीरीज। तो ये कह रहे हैं वो एलिमेंट जो ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट की वैरायटी देते हैं वो मिडिल में है। तो देख सकते हो मैग्नीज है ना, मैग्नीज में इधर 4 है इधर 4 है, यानी कि ये भी क्रोमियम भी है, मैग्नीज भी है और आयरन भी। तो आप देख सकते हो क्या मिडिल में अकर कर रहे हैं। जैसे मैग्नीशियम देखो +2 +7 शो कर रहा है। द लेसर नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन एट द एक्सट्रीम एंड्स, यहाँ पे एक्सट्रीम एंड पे क्या है लेसर नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन है, जैसे SC और TI की देख लो और इधर देख लो कॉपर और जिंक की देख लो, ठीक है। और टू मैनी डी इलेक्ट्रॉन्स hence fewer orbits available in which to share electrons with others for higher valence copper और जिंक, ठीक है। तो वही चीज बता रहे हैं, यदि कम इलेक्ट्रॉन है तब ये SI और TI, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो कॉपर और जिंक है, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रॉन आएंगे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम बचेंगे, राइट, तो कॉपर जिंक हो जाएगा। तो ये भी सिंपल सी चीज है। तो पूरा एनालिसिस चीज का उन्होंने करके दे रखा है, बस हाइब्रिडाइजेशन इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन देखो और वो सारी चीजें आप देखो। और देख लेते हैं thus early in the series scandium-2 is virtually unknown and titanium-4 is more stable than Ti3 and 4। तो यहाँ कह रहा है +2 इसका नहीं पता है, तो ठीक है कोई बात नहीं, +3 शो करता है। और जो टिटेनियम है वो +2 +3 से ज्यादा +4 में स्टेबल रहता है, तो वो ये बता दिया टिटेनियम-4 ज्यादा स्टेबल है Ti3 और Ti4 से। एट द अदर एंड द ओनली ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ जिंक इज +2। तो यहाँ पे बात करें तो जिंक की क्या है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, क्योंकि नो डी इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व, क्योंकि कोई भी डी इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, इन्वॉल्व नहीं होते हैं। D10S2 है ना, तो ये 2 ही जाते हैं, इससे कोई छेड़खानी नहीं होती है, इसलिए इसका क्या +2 है। तो आप देख सकते हो सारी चीज उसी टेबल के बेसिस पे ये बता रहे हैं। तो अब यहाँ पे एक और देखो द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ रीजनेबल स्टेबिलिटी करस्पॉन्डिंग इन वैल्यू टू द सम ऑफ द S and D ऑर्बिटल अप टू मैग्नीज। तो ये कह रहे हैं जो मैग्नीज तक की बात करें हम, है ना, केवल मैग्नीज तक की बात करें तो जो रीजनेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है +4 +5 +6 +7, ये क्या है, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं उसका सम है। जैसे बात करो इसका कन्फिगरेशन क्या होगा D2S2 है ना, 3D2 4S2, तो कितने इसमें 4, तो इसका मोस्ट स्टेबल क्या होगा +4। इसका कन्फिगरेशन क्या होगा 3D3 4S1, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन इसमें 3 और 1 4, यानी कि S और D को मिलाओ तो गलत कर दिया ना, हाँ यहाँ पे 2 थे, 3 और 2 5, तो कितने इधर 5। इसी तरीके से इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है क्रोमियम का, हमें बता चुके हैं काफी बार 3D5S 4S1, तो ये कितना होगा 6। मैग्नीज का कितना होता है 3D5 4S2, तो कितना होगा 7। तो इन दोनों को जोड़ दो 5 और 2 कितना होगा 7। तो ये इन्होंने थोड़ा एनालिसिस करके यहाँ पे लिख दिया है ना। तो इसी तरीके TiO कंपाउंड इसकी बात करो है ना, तो TiO2 क्या है, इसको मिटा देते हैं थोड़ा, आप केवल समझिएगा है ना, नोट्स वोट्स तो आपको कहीं पे भी मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये +4, तो इसका एग्जांपल बता सकते हो TiO2, तो इसमें ये क्या है +4 में। इसकी बात करो है ना तो VO2+, एक इसमें +5 में। इसकी बात करो तो CrO3 या फिर CrO4 2- है ना, तो ये देख सकते हो। ये +7 की बात करो तो KMnO4 है ना, MnO4-, तो ये क्या है, कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। अब थोड़ा सा आगे करते हैं तो ये स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। फिर जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है, सो द टाइपिकल स्पेस्ड फॉलो आर दिस है ना। अब यहां से यहां जाते हैं तो मैं बता चुका हूं कोबाल्ट 2 और 3 में है ना, आयरन 2 और 3 में, कोबाल्ट 2 और 3 में, निकल 2 में, कॉपर 1 और 2 में और जिंक 1 में। तो उस पूरा एनालिसिस यहाँ पे इन्होंने बता दिया है। ओके ठीक है, तो अब इस पैराग्राफ को देखो, तो इसमें इन्होंने बेसिक सी चीज बताई हुई है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट है, तो ट्रांजिशन एलिमेंट क्या है हमारे डी ब्लॉक वाले हैं है ना। तो इसमें क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट इस तरीके से है ना, ये 2 3 4 5 2 3 4 5 एक ही एलिमेंट की देखो 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे एक एक का अंतर है ना। तो ये क्या है केवल ट्रांजिशन एलिमेंट में हो रहा है। यदि हम बात करें नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट में तो वहां पर ऐसा नहीं होता है, एक ही जो एलिमेंट है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 2 के अंतर से होता है। जैसे बात करो पीवी की है ना, तो ये +2 या फिर +4 में होगा, तो अंतर कितना आ गया यहाँ पे 2 का, डिफरेंस कितना आ रहा है 2 का। बट इन ट्रांजिशन मेटल्स यानी कि डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं उसमें 1 का अंतर आ रहा है। तो बकवास है, कोई जरूरत नहीं इसको याद करने की, पढ़ लो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, पहले इसको इरेज करते हैं। तो अब इसको समझने की कोशिश कीजिएगा ध्यान से। An interesting feature in the variability of oxidation state of the D block elements is noticed among the groups 4 through 10। अब यहाँ पर एक और जो फीचर है उसको हम देखने वाले हैं। जैसे कि हमने देखा है although in the P block the lower oxidation states are favored by the heavier members due to inert fear effect है ना। तो जो हमने P block देखा था, एक एग्जांपल से समझिए कि जो Pb है ये हैवी मेटल है
है ना, +2 और +4 इसके ऑक्सीडेशन की बात करते हैं तो ये क्या फेवर करता था, +2 को फेवर करता था। यानी कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट फेवर की जाती थी किसके द्वारा, हैवियर मेंबर के द्वारा। तो ये हैवी मेंबर है बट लोअर ऑक्सीडेशन फेवर कर रहा है। बट इन केस ऑफ डी ब्लॉक ये क्या अपोजिट है इसका। इसमें क्या होता है कि जो Cr है और MO है ना, या फिर टंगस्टन है तो W और Cr +6 में और W +6 में। तो हैवी कौन सा है इसमें, ये है ना। तो ये जो हैवी मेटल है वो हाईएस्ट को शो करेगा, है ना। तो ये ज्यादा स्टेबल होगा बजाय इसके। और यहाँ पे उल्टा होता था पी ब्लॉक में, है ना, जो हैवी मेटल है वो लोअर को फेवर करता था और इधर हैवी मेटल हाईएस्ट को फेवर करेगा। तो बात करें इधर की तो Cr6 इज लेस स्टेबल देन MoO3 एंड WO3। यानी कि जब MO और W ये +6 में है और Cr +6 में है तो इसमें हैवी मेटल ज्यादा स्टेबल होंगे। तो ये दोनों ज्यादा स्टेबल होंगे एज कम्पेयर टू दिस। तो ये क्या है, अपोजिट है इसका पी ब्लॉक का। तो ये सारी चीज यहाँ पे बता रही है, ठीक है। डाइक्रोमेट इन एसिडिक इज स्टोरिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अच्छा, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट लाइन है। इससे एक अच्छा क्वेश्चन भी बनाया जा सकता है, डायरेक्ट बोर्ड में पूछा जा सकता है। तो क्या आप सोच के बताओगे। ये कह रहे हैं कि thus Cr6 in the form of dichromate in acidic medium is a strong oxidizing agent where MoO3 and WO3 are not। इसका रीजन पूछा जाए तो आप क्या बताओगे, ऐसा क्यों है ना। ये क्या कह रहे हैं, इसको हिंदी में समझिए। ये कह रहे हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट ले लो K2Cr2O6, है ना, या फिर क्या O4 इसको हटा दो, ठीक है। यहां से यदि आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो कितना आ जाएगा, +6 आ जाएगा। ओके, अब देखो ये क्या कह रहे हैं, Cr इसको थोड़ा इरेज करो। Cr6 इन द फॉर्म ऑफ डाइक्रोमेट इन एसिडिक मीडियम इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एसिडिक मीडियम में, है ना। बट ये नहीं है MoO3 और WO3 नहीं है। ऐसा क्यों है, ये भी +6 में, ये भी +6 में, ये भी +6 में। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है। इसका रीजन सिर्फ ये है क्योंकि ये काफी स्टेबल है, ये स्टेबल नहीं है। ये सामने वाले को ऑक्सीडाइज करके खुद रिड्यूस हो जाएगा, +3 में पहुंच जाएगा। समझ में आ गया। तो हैवी मेटल पे हैवी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, स्टेबिलिटी इसकी बढ़ा देती है। तो ये सिंपल सी चीज है, आई होप कि समझ में आ गई होगी, ठीक है। अभी तक यही इंपॉर्टेंट चीज है जो मुझे यहाँ पे मिली है। ओके, तो इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। मैं फिर से अंडरलाइन कर देता हूँ इस लाइन को और पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये पैराग्राफ काफी इंपॉर्टेंट था। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ। लो ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर फाउंड व्हेन अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैज लिगैंड्स कैपेबल ऑफ पाई एक्सेप्टर कैरेक्टरिस्टिक इन एडिशन टू द सिग्मा बॉन्डिंग। तो ये सब क्या है, पाई एक्सेप्टर, लिगैंड्स, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, सिग्मा बॉन्डिंग, ये सब आएगी इसके आगे वाले चैप्टर में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, ठीक है। तो वहां पे आप देखोगे इस तरीके के कंपाउंड। तो ये कह रहे हैं कि जो लो ऑक्सीडेशन है वो इस टाइप के कंपाउंड फेवर करते हैं, NiCO4 और FeCO5, है ना। तो इनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है, निकल और आयरन का इनमें 0 है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट इनका है। तो सिंपल सी चीज थी, आई होप कि समझ में आपको आ गई होगी। अब यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, उसको देख लेते हैं। नेम अ ट्रांजिशन एलिमेंट विच डज नॉट एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या कोई ऐसा ट्रांजिशन एलिमेंट है जो क्या करता हो, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता हो। तो हमें पता है स्कैंडियम +3 शो करता है, ठीक है। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा Zn क्यों नहीं है, क्योंकि वो भी तो एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +2, है ना। तो ध्यान रहे, थोड़ा आंसर सोच समझ के दिया करो, है ना। तो कुछ स्टूडेंट इसका आंसर लिख के आ जाएंगे Zn, कुछ लिख के आ जाएंगे SC। इस वाले को काट दिया जाएगा, इसको मार्क दे दिया जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, क्या आप सोच के बता सकते हो, सोचो और फिर मुझे बताओ, ठीक है। और कमेंट करना एक बार कि ये क्वेश्चन मेरे बताने से पहले किस किस को इसका आंसर पता था कि यही होगा, ये नहीं होगा। अब मैं सब इसका रीजन बता देता हूं, ठीक है। देखो, ये +2 शो करता है, ये +3 करता है। केवल और केवल एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं कर रहे हैं। बट यहाँ क्वेश्चन क्या है, नेम अ ट्रांजिशन एलिमेंट। आपको ट्रांजिशन एलिमेंट बताना है। ये ट्रांजिशन एलिमेंट है और जिंक ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, जिंक में 3d10 4s2 होता है। इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद भी हमारे डी लॉक में, सॉरी, जो डी ऑर्बिटल्स है वो फुल भरे हुए रहते हैं, है ना। कोई भी नॉन एम्प्टी नहीं रहता है, इनकम्प्लीट फील्ड नहीं रहता है, इसलिए ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होता है। समझ में आ गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, SC।
अब एक इंटेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से इन्होंने गायब कर दिया है, पता नहीं कहाँ गया है, तो वो इंटेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि 3D सीरीज में कौन सा मेटल है जिसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है और क्यों। क्वेश्चन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऐसा कौन सा मेटल है जिसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है एंड क्यों, वाई, है ना। तो आपको सिंपली पता है मैग्नीज है ना, वो +7 में रहता है, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट है। और इसका रीजन क्या है, रीजन सिंपल सा ये है, इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, सॉरी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो 3d5 4s2 होता है। तो 7 के 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल दो तो ये +7 में पहुंच जाता है। सिंपल, समझ में आ गया। अब हम शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, ट्रेंड्स इन M2+M स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, ये काफी स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है, काफी मुश्किल लगता है, तो इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। तो हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, हम देखने वाले हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इसको हम बुलाएंगे SRP, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, है ना। तो आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से अच्छी तरीके से परिचित होंगे, उसमें मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो आई होप कि अब यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो बेसिकली ये क्या है, M2+ से M, है ना। तो इसको देख के आप कंफ्यूज मत होना है। तो यहाँ पे M कोई मेटल है, मान लो M हमने ले लिया Cu, तो ये M2+ क्या हो जाएगा, Cu2+, है ना। तो बेसिकली Cu2+ से Cu, है ना, ये क्या होता है, रिड्यूस हुआ, है ना। तो इसका जो पोटेंशियल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यानी कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। समझ में आ गया, ठीक है। तो सिंपल सी है, तो उसकी चर्चा यहाँ करने वाले हैं। तो चलिए अब हम फटाक से एनसीईआरटी पर चलते हैं कि उसमें क्या दिया हुआ है ना। तो काफी सिंपल सी चीज दी हुई है, एक टेबल दी हुई है 8.4, है ना, कंटेन्स द थर्मोकेमिकल पैरामीटर्स रिलेटेड टू द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सॉलिड मेटल एटम्स टू M2+ आयंस इन द सॉल्यूशन एंड देयर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इन्होंने क्या बताया यहाँ पे, इन्होंने कुछ नहीं बताया, एक सिंपल सी चीज कही जिसके बारे में आप नहीं भी पढ़ोगे इसको तो कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने ये कहा कि यहाँ पे एक टेबल दी हुई है, हाँ भाई ये टेबल दी हुई है, इसमें कुछ थर्मोकेमिकल डेटा दिया हुआ है, ठीक है दिया हुआ है, और यहाँ पे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है। और जो डेटा दिया है वो किसका दिया है, M से जब मेटल ऑक्सीडेशन में पहुंचता है ना, M2 M+2। तो ये सिंपल सी यहाँ पे कही है, देखो ट्रांसफर होता है सॉलिड मेटल आइटम कहां से, M से M2+ में, और उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उस टेबल में दिया हुआ है। अब क्या किया इन्होंने, उस टेबल में ऑब्जर्व्ड वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यू को इसमें कंपेयर किया है। तो आपको यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा है, हम यहाँ पे केवल 3D सीरीज की बात कर रहे हैं, ठीक है। 3D सीरीज आपको पता है, साइंस टीचर वेरी क्लियर मांगे फी को निकुंज, ये होती थी, है ना। तो यहाँ की बात कर रहा है। अब यहाँ पर इन्होंने कुछ कंपेरिजन किया, तो ये आपको जो रेड वाला दिख रहा है वो ऑब्जर्व्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, E0 है, और जो ग्रीन वाला दिख रहा है वो कैलकुलेटेड E0 है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये इस तरीके से पहले इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज, फिर इंक्रीज, फिर ये ग्रीन वाला कुछ इस तरीके से गया और रेड वाला कुछ इस तरीके से, और ये इस तरीके से आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या पता चल रहा है, ये आप ध्यान से देखो, तो ये रेफरेंस लाइन आपको दिखाई दे रही है 0 इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, इससे ऊपर केवल और केवल एक ही एलिमेंट है, कौन सा है वो, कॉपर, है ना। तो ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो क्या है यहाँ पे, पॉजिटिव है, क्योंकि 0 से ऊपर इधर आप देख रहे हैं पॉजिटिव और 0 से नीचे इधर क्या है, नेगेटिव। तो अब ये एक्सेप्शन आ गया कि कॉपर एक ऐसा एलिमेंट है 3D सीरीज में जिसका SRP Cu2+ से Cu वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्या ये एक्सेप्शन है, बाकी सभी का क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो नोट करके लिख लीजिएगा इसको, ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉपर क्या है, इसका SRP क्या है, पॉजिटिव। तो यहाँ पे यही सारी चीजें इन्होंने बताई हुई है, और टेबल से भी आप देख सकते हो, सिंपली देखना चाहते हो तो, कि देखो बाकी सभी जो एलिमेंट हैं उनका यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है ना। तो नेगेटिव 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 और नेगेटिव, तो ये जो है वो 0.34, इसके आगे कोई माइनस का साइन नहीं है। और ये किसका है, ये इस भाई कॉपर भाई साहब का है। तो कॉपर भाई साहब इसमें क्या है, पॉजिटिव, या इनका क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। तो अब जब पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ना, तो ये क्या होगा, एक्सेप्शन आ गई। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या करना होता है, हमें एक्सेप्शन को ही याद करना होता है, क्योंकि सारे एग्जाम वाले एक्सेप्शन ही पूछते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब ऐसा क्यों है, इससे क्या क्या होगा, वो सारी चीजें हम इस पैराग्राफ में देखते हैं, ओके।
तो आई होप कि समझ में आ गया होगा और काफी सिंपल आपको ये लग रहा होगा। तो ये कह रहे हैं द यूनिक बिहेवियर ऑफ Cu हैविंग अ पॉजिटिव ई नोट। हमें पता चल गया कि कॉपर का ई नोट क्या है, पॉजिटिव है। कितना है वो, 0.34। तो इससे क्या होता है, ये H2 को एसिड से लिबरेट नहीं कर पाता है। ध्यान रखें यहाँ इनएबिलिटी लिखा है, यानी कि यदि आप कॉपर की रिएक्शन HCl से कराओगे तो रिएक्शन नहीं होगी, H2 नहीं निकलेगा, बाकी सभी मेटल में H2 निकल आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर सिर्फ एक फिर से एक्सेप्शन आ गया कि यदि आप एक सिंपल यहाँ पर ओनली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे दिया हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए। अगेन एक्सेप्शन में भी एक्सेप्शन आया है जो आपको पता होना चाहिए। यदि नाइट्रिक एंड हॉट कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन आप कॉपर से कराते हो तब H2 निकल जाता है, तब ये एसिड रिड्यूस हो जाता है और कॉपर क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। सिंपल सी चीज है। अब उस पे हम वापस चलते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखो, है ना, सबका क्या है, नेगेटिव है, कॉपर का पॉजिटिव है। तो कॉपर की यदि आप रिएक्शन कराओगे, मान लो हम HCl ले लेते हैं, तब यहाँ पे H2 नहीं निकलेगा क्योंकि इसका इलेक्ट्रो पोटेंशियल क्या है, 0.34। और यदि बाकी आप ले लेते हो जिंक, मान लो यहाँ पे हमने जिंक ले लिया, इसका क्या है HCl, तो यहाँ से क्या H2 निकल जाएगा, है ना। तो बेसिकली क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है बताओ, सिंपल सी बात है, इसका कितना -0.76, तो इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन, है ना। मैंने एक चीज बताया था, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव उसका क्या होगा, रिडक्शन। तो इसका बेसिकली क्या होगा, रिडक्शन होगा। जब इसका रिडक्शन होगा तो इस सामने वाले को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, है ना। तो ऑलरेडी H+ में, तो क्या उसको ऑक्सीडाइज करेगा ना, तो कुछ नहीं होगा। बेसिकली हमें क्या है, यहाँ पे H+ में और 0 में, तो ये रिड्यूस होना चाहिए, तो ये रिएक्शन तो नहीं होगी। अब इसकी बात करो तो यहाँ पे इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। जब जिंक का ऑक्सीडेशन होगा तो इसको क्या करेगा, ये रिड्यूस करेगा, तो H+6 में पहुंचा देगा 0 में, तो +1 से ये 0 चला गया। ठीक है, तो इसने क्या कर दिया, जिंक को इसको रिड्यूस कर दिया और खुद का ऑक्सीडेशन हो गया, तो जिंक से Zn+2 मिल गया। समझ में आ गया। तो आज से आपको ये पता चल गया, आज से क्या, जब आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ी थी तब भी आपको पता था, बट ये नहीं पता था 3D सीरीज के बारे में। ठीक है, तो आपको वहां पे पता था कि जो कॉपर है वो एसिड से H2 रिलीज नहीं कर पाता है, लिबरेट नहीं कर पाता है, बाकी उससे नीचे जो भी थे वो करते थे। अब हाइड्रोजन है, आपको पता है ना, हाइड्रोजन का कितना होता है, 0 होता है, और कॉपर का कितना होता है, 0.2। तो खुद ही बताओ इसमें किसका ऑक्सीडेशन होगा, किसका रिडक्शन होगा, है ना। तो ये क्या है, ज्यादा पॉजिटिव है, ये कम पॉजिटिव है, तो ऑक्सीडेशन किसका होगा, इस वाले का। जब इसका H+ पहले से ये, तो क्या ऑक्सीडेशन होगा, नहीं होगा, तो वो रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी। और इस केस में यदि हम यहाँ माइनस लगा दें तो इसमें क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा। तो इसलिए यदि कोई भी नेगेटिव वाला है तो इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, यानी कि सामने वाले को रिड्यूस कर देगा, H+ से वो H2 बना देगा। सिंपल सी चीज समझ में आ गई, आई होप कि समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये इसके बारे में था, तो आपको कॉपर का एक्सेप्शन पता चल गया। अब एक एसिड ऐसा है, वो क्या है, यहाँ पे इन्होंने दे रखा है HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड और हॉट कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, उसके साथ यदि हम कॉपर की रिएक्शन कराते हैं तब क्या हो जाता है, एसिड रिड्यूस हो जाता है, यानी कि वहां हमें H2 मिल जाता है। ओके, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि क्या चीज पैराग्राफ में दी हुई है। आई होप कि सब समझ में आ रही होगी, काफी सिंपल है। द हाई एनर्जी टू ट्रांसफॉर्म Cu to Cu2+ aqueous is not balanced by its hydration enthalpy। ये हाइड्रेशन एंथैल्पी से बैलेंस्ड नहीं होती है। इसमें और भी फैक्टर होते हैं जो इस चीज को अफेक्ट करते हैं, आपको पता होगा, सब्लिमेशन, है ना, और उसमें काफी चीजें दी हुई है, आयनाइजेशन एनर्जी वगैरह। जैसे यहाँ पर देखो, है ना, ये क्या है, डेल्टा H हाइड्रेशन, कॉपर की डेल्टा हाइड्रेशन देखो कितनी है, -2121, है ना, सबसे कम है नेगेटिव। यदि मैग्नीट्यूड वाइज देखो तो सबसे ज्यादा है, तो वो भी आप देख सकते हो। यहाँ पे भी ये सबसे ज्यादा है 1960, राइट। और फिर ये एटमाइजेशन, तो काफी चीजों पर ये क्या करती है, डिपेंड करती है, इसका जो SRP है वो। तो ये चीज इन्होंने यहाँ पे बताई हुई है। ठीक है, द जनरल ट्रेंड टुवर्ड्स लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन वैल्यूज अक्रॉस द सीरीज रिलेटेड टू द जनरल इंक्रीज इन द सम ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड आयनेशन एंथैल्पी। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द वैल्यू ऑफ E0 फॉर Mn Ni and zinc are more negative than accepted from the trend। तो बेसिकली अब एक चीज बताओ, जो हमने अभी पढ़ा उससे आपने क्या सीखा, क्या याद किया, है ना। तो इस पैराग्राफ पर जो हमने सबसे इंपॉर्टेंट चीज सीखी वो ये थी कि इस 3D सीरीज में सबका इलेक्ट्रो पोटेंशियल नेगेटिव होता है,
कॉपर का पॉजिटिव होता है। इसकी वजह से कॉपर क्या करता है, H2 लिबरेट नहीं कर पाता एसिड में से, बाकी सभी एसिड में से H2 लिबरेट कर देते हैं। और ये एक एसिड ऐसा है, ये मिक्सर है, इसको क्या कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है। और दूसरा पॉइंट यहाँ पे जो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो सडन ये इंक्रीज होना चाहिए इस तरीके से, बट हम क्या देख रहे हैं कि मैंगनीज है, इसमें ये जंप आ रहा है यहाँ पे, और निकेल है ये नीचे आ रहा है, एंड देन जिंक। तो इन दोनों का रीजन क्या हुआ, इन दोनों का रीजन ये होता है कि जो जिंक है वो क्या है, फुली फिल्ड होता है ना, +2 में, और ये क्या होता है, हाफ फिल्ड होता है, इसलिए ये काफी स्टेबल होते हैं। तो ये इसका सिंपल सा रीजन था। अब यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, उसको देखते हैं। तो एग्जांपल क्या कह रहा है, व्हाई इज Cr2+ इज रिड्यूसिंग एंड Mn+3 ऑक्सीडाइजिंग व्हेन बोथ हैव D4 कन्फिगरेशन। अब देखो जो Cr2+ है इसका कन्फिगरेशन क्या है, D4, और जो Mn3+ है इसका कन्फिगरेशन क्या है, D4, दोनों का ही D4 है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि ये क्या है, रिड्यूसिंग है, और ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग है। ऐसा क्यों? यदि ये रिड्यूसिंग है, Cr रिड्यूसिंग है, मतलब ये सामने वाले को रिड्यूस करेगा, तो सामने वाले को रिड्यूस करेगा यानी कि खुद का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो बेसिकली इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। समझ में आ रहा है? तो इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन होते समय क्या हो जाएगा, यहां से एक और इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, यानी कि हमें D3 मिल जाएगा। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये D4 से D3 चला जाएगा, और जो D3 होता है वो क्या होता है, हैविंग हाफ फिल्ड T2G लेवल। ये T2G लेवल क्या होती है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो हाफ फिल्ड T2G लेवल होती है, इसकी वजह से क्या होता है, रिड्यूसिंग होता है ना। Cr2 क्या होता है, रिड्यूसिंग हो जाता है, तो यहां से किस में पहुंच जाएगा, Cr+3 में पहुंच जाएगा। अब Mn की बात करते हैं, Mn3+ का क्या है, D4 है, तो ये क्या होता है, D4 कन्फिगरेशन है, बट ये क्या ऑक्सीडाइजिंग, यानी कि सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा तो खुद क्या हुआ, रिड्यूस होगा। तो Mn+3 से किस में पहुंच जाता है, Mn+2 में पहुंच जाता है। समझ में आ गए? तो Mn+2 पहुंचा, यानी एक इलेक्ट्रॉन इसमें और पहुंचेगा, तो ये D5 में पहुंच जाता है वापस। अब जो D5 होता है वो क्या होता है, दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ पे कर लो, है ना। तो उसमें क्या, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये क्या होता है, हाफ फिल्ड। तो इसकी वजह से क्या, इसकी स्टेबिलिटी आ जाती है। तो सिंपल सी बात समझ में आ गई। एक और मैं फिर से इस क्वेश्चन को बता रहा हूं, ध्यान से देखो। अभी मैंने क्या बताया, इन्होंने क्वेश्चन ये पूछा है कि दोनों ही Cr+2 और Mn क्या +3, ठीक है, इन दोनों का जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है D4। तो ये कह रहे हैं कि ये रिड्यूसिंग है ना, यानी कि ये क्या है, रिड्यूसिंग है, तो इसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। और ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग है, यानी कि इसका रिडक्शन होता है। ऐसा क्यों? तो इसका रीजन ये है कि इसका ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि Cr2 से किसमें जाता है, Cr+3 में जाता है, और ये Mn+3 से किसमें जाता है, Mn+2 में जाता है, यानी क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है। तो इसका रीजन सिंपल सा ये है कि ये D4, यानी कि एक और इलेक्ट्रॉन इसने निकाल दिया, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन आया वो क्या है, D3 आया। और यहाँ पर क्या किया उन्होंने, एक इलेक्ट्रॉन, मतलब पहले Mn+3 था, अब एक और इलेक्ट्रॉन ले लिया, यानी कि पहले ये जो कन्फिगरेशन था वो D4 था, अब कितना हो गया, D5। तो इसका रीजन ये है कि ये 3 इलेक्ट्रॉन है ना, तो इससे क्या होता है, हाफ फिल्ड T2G लेवल मिलती है, जो कि स्टेबल होती है। इसको हम देखेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। और इसका रीजन क्या है कि D5 में क्या होता है, हाफ फिल्ड d ऑर्बिटल्स, है ना। तो 1 2 3 4 और यहाँ 5, तो ये क्या होता है, स्टेबल होता है। तो इसका रीजन ये वाला हो गया। समझ में आया? सिंपल सा क्वेश्चन था। अब यहाँ पे एक एनटेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको देखते हैं अच्छे से। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ये क्या कह रहे हैं, द E0 M2+M वैल्यूज फॉर कॉपर इज पॉजिटिव +0.34। तो आपको पता है Cu2+ से Cu, इसकी वैल्यू दी है इन्होंने +0.34। हमको पता है, चिक के मैंने आपको बताया है कि कॉपर का जो SRP है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज पॉसिबली द रीजन फॉर दिस, इसका क्या रीजन हो सकता है, इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे हिंट दी है, और यही हिंट इसका आंसर है। चूंकि ये जो E होता है वो आयनाइजेशन एनर्जी, एटमाइजेशन एनर्जी, है ना, हाइड्रेशन एनर्जी, इन चीजों पर डिपेंड करता है। अब जो कॉपर है उसकी एटमाइजेशन एनर्जी, यानी कि एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या होती है, हाई होती है, और हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है, लो होती है। हमने देखा था ना, माइनस कितनी थी, इस टेबल में देख लो ना, -212 थी, जो क्या सबसे लो है। तो इसकी वजह से इसका क्या होता है, ये पॉजिटिव होता है, E। समझ आएगा? सिंपल सा रीजन। अब इस टेबल को तो हम देख चुके हैं। अब यहाँ पे एक पैराग्राफ और लिखा हुआ है ना, तो उसको भी देख लो। द स्टेबिलिटी ऑफ द हाफ फिल्ड D सबसेल इन Mn2+ एंड द कंप्लीटली फिल्ड D10 कन्फिगरेशन इन Z
N2 plus are related to their E naught values, whereas E naught for Ni is related to the highest negative delta hydration। तो ये सिंपली बता रहे हैं कि यहाँ पर जो आपको E naught की वैल्यू दी है वो किस किस से रिलेटेड है। तो देखो ये जो Mn2 प्लस है ना, इसकी कितनी है -0.44, तो ये क्या होता है हाफ फिल्ड होता है। और जो Zn2 प्लस है इसकी कितनी है -0.76, ये क्या होता है फुली फिल्ड होता है। और जो E नॉट है Ni का वो कितना है, जो वहां पे आ रहा था यहाँ पे दिया है ना कितना -0.25, वो क्यों होता है क्योंकि इसका जो हाइड्रेशन एनर्जी है जैसा कि आप देखो यहाँ पर वो कितना है -2121 कॉपर के बराबर ही है ना। तो आप इस टेबल में अगेन इनको देखो कि इन तीनों के बारे में वो यहाँ क्यों बता रहे हैं, उसका रीजन क्या है। तो देखो ऐसे होना चाहिए या इंक्रीजिंग होना चाहिए, तो Mn ये आ रहा है। तो Mn का रीजन इन्होंने क्या दिया है, Mn का रीजन क्या दिया है, क्योंकि ये क्या होता है हाफ फिल्ड स्टेबल होता है। D5 कॉन्फ़िगरेशन इसका होता है ना, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 5 होते हैं, काफी बार मैं इसको बता चुका है ना। तो 1 2 3 4 5 इसको हटा देना है ना। तो इसकी वजह से हाफ फिल्ड होने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी गेन हो जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं जिंक की। तो जिंक में क्या होता है D10 होता है। तो जिंक की अगेन ये ड्रॉबैक आ रहा है यहाँ पर है ना। तो ये इसका रीजन क्या है, क्योंकि इसमें D10 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होता है जो कि स्टेबल होता है। फिर अगेन यहाँ पे निकिल की बात करते हैं है ना। निकिल कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है ना, चूंकि ऊपर होना चाहिए सीधा सीधा। तो अगेन निकिल का रीजन क्या होता है, क्योंकि इसका जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो क्या है ज्यादा है मैग्नीट्यूड वाइज है ना। साइन के साथ बोलेंगे तो हाईएस्ट नेगेटिव हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो इसका सिंपल सा रीजन हो गया। आई होप कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ओके, तो अब हम देखते हैं 8.3.6, हमारा 8.3.5 कंप्लीट हो गया। इसके बाद बात हम करते हैं 8.3.6 की। तो हमारा टॉपिक है ट्रेंड्स इन द M3+ to M2+ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे M3+ और M2+ इन दोनों का SRP, ये ट्रेंड हम देखेंगे। इससे पहले हमने क्या देखा था, M+2 से M, यानी कि M से M+2 में जाए और +2 से M में आए। तो वो सारी चीजें हमने यहाँ पे देखी थी। ठीक है, अब +3 से +2 में बात करते हैं। तो एक यहाँ पर एन एग्जामिनेशन ऑफ दिस वैल्यूज आर गिविंग इन दिस टेबल है ना, जो क्या है एक पूरा वेरिंग ट्रेड है। तो ये लाइन तो खत्म कर दी हमने, पढ़ ली, इसका कोई मतलब नहीं है। तो अब हम चलते हैं उस टेबल की जिस टेबल की ये बात कर रहे हैं। तो वो है ये टेबल। ठीक है, इस टेबल में काफी कचरा है, पहले उसको साफ कर देते हैं, अदरवाइज आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इस टेबल में हमने ये देख लिया, ये क्या है 3D सीरीज है। तो हम 3D सीरीज की बात करें, ये सारे एलिमेंट पता था हमने, इनके एटॉमिक नंबर भी देख लिए थे हमने, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन भी देख लिया था, इनकी एंथैल्पी ऑफ आयटमाइजेशन देख ली थी पहले वीडियो में है ना। और ये सारी आयनाइजेशन एंथैल्पी भी देख ली थी, मेटल रेडियाई भी देख ली थी और डेंसिटी भी देख ली थी। यहाँ पे हम दो चीज रह गई थी, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो यहाँ पे M2+ से M वो देख लिया था, ये नेगेटिव होते थे सब है ना, ये कॉपर का पॉजिटिव होता था और ये नेगेटिव होता था। अब हम बात कर रहे हैं इसकी इतने की है ना। तो ये यहाँ पे दिए हुए हैं, तो इसको उठा के मैं ले जा रहा हूँ वहां पर, जिससे यहाँ पे मुझे बार बार ना आना पड़े। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज मैंने आपके लिए पहले से वहां पे रेडी करके लिख दी हैं। ठीक है, जिससे आपको ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अब इससे इस पैराग्राफ को समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान ज्यादा कुछ है नहीं इसमें याद करने का, सिंपल सी है, यदि छोड़ भी दोगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब ये जो स्कैनेडियम है, ठीक है, इसका रीजन क्या था, लो वैल्यू फॉर स्कैनेडियम रिफ्लेक्ट्स द स्टेबिलिटी ऑफ Sc+3 विच इज द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। Sc में +2 तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है, हाँ या ना, है ना। तो Sc क्या है +2 में नहीं जाएगा, किस में जाएगा +3 में जाएगा। तो +3 में यदि Sc है तो वापस +2 में नहीं आना चाहेगा। हाँ, इसका रीजन क्या है, क्योंकि आप देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होता था, इसका 1 और 2 3 इलेक्ट्रॉन होते थे। इसको ये 3 इलेक्ट्रॉन गायब करोगे तो ये क्या बनेगा, हमें ये मिल जाएगा। और फिर इसका जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो क्या आएगा, आर्गन का आएगा, यानी कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा, जो कि काफी स्टेबल है ना। तो ये लाइन भी हमारी कंप्लीट हो गई। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, द हाईएस्ट वैल्यू फॉर जिंक इज ड्यू टू द रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द स्टेबल D10 कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Zn2+। ठीक है, अब जो जिंक की हाईएस्ट वैल्यू आती है ना, वो क्यों आती है, क्योंकि हमें पता है जिंक का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होता है 3D10 4s2। इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद 3D10 हो जाता है। तो ये जो 3D10 हो जाता है ये क्या है, Zn+2 का है। अब यदि आप एक और इलेक्ट्रॉन यहां से निकालते हो तो 3D9, यानी कि ये किसका Zn+3 का है। अब आपको पता है यहां से यहां जाना मतलब अपराध, बहुत बड़ी गलती कर रहा है ना ये। इसमें नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब सॉरी ये फुली फिल्ड है ना। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना काफी मुश्किल है, इसलिए ये Zn+2 में रहता है, ना कि +3 में जाता है। तो इसलिए इसका क्या होता है, ये हाई होता है। तो ये समझ में आ गया, सिंपल सी बात है। अब नेक्स्ट लाइन की बात करते हैं।
द कंपेरेटिवली हाई वैल्यू फॉर Mn shows that Mn+2 D5 is particularly stable। अब आपको पता है Mn+2 और Mn+3 में कौन स्टेबल होता है? +2, क्योंकि ये है Mn का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। यदि आप इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तब क्या बचेगा? D5, और D5 कुछ इस तरीके से होगा 1 2 3 4 5, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा? 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या होता है? हाफ फिल्ड होता है, जो क्या है? स्टेबल होता है। सिंपल सा इसका रीजन ये हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं हम कहां तक पहुंचे, ये पढ़ लिया हमने यहां तक। वेयर इज कंपेरेटिव लो वैल्यू फॉर Fe shows the extra stability of Fe3+। अब जो Fe है वो +2 में नहीं रहना चाहेगा, वो किस में जाएगा? +3 में जाना पसंद करेगा। इसका रीजन क्या है? क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो क्या होता है? 3d6 4s2, है ना। तो 2 निकल गया, यानी कि Fe+2, बट ये ज्यादा स्टेबल नहीं है, तो Fe+3 करेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन और निकल जाएगा। तो अगेन इसको क्या मिल जाएगा? D5 मिल जाएगा, जो क्या है? हाफ फिल्ड है, जो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी इसको देगा। द कंपेरेटिवली लो वैल्यू फॉर V इज रिलेटेड टू द स्टेबिलिटी ऑफ B+2, है ना। तो इसकी जो लो वैल्यू है उसका रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकलने पे क्या बन जाएगा? +2 बन जाएगा। अभी यहाँ से +3 में नहीं जाना चाहेगा, +2 में रहना चाहेगा। इसका रीजन ये है क्योंकि यहाँ पे ये जो 3 इलेक्ट्रॉन है किसमें? D में, है ना। तो ये क्या होता है? T2G लेवल, हाफ फिल्ड T2G लेवल रहती है, इसका ये रीजन है। ये T2G लेवल क्या होती है इसको हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ेंगे। तो इसकी वजह से क्या होता है? V+2 ज्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू V+3। समझ में आ गया? सिंपल सी बात थी। तो ये पैराग्राफ भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। यदि आप अब इसको देख रहे होगे तो आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पे कितनी खिचड़ी पकी हुई है ना। कोई बात नहीं, कोई भी चीज यदि आपको इसमें से याद नहीं रहती तो कोई दिक्कत नहीं, इतना खास इंपॉर्टेंट है नहीं। यदि समझ में आ गया तो अच्छी बात है, बाकी और समझना है तो आप बार बार वीडियो को देख लो। ओके, तो चलिए फिर वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टाटा।